जा बजा बिखरा मौत का सामान, जिंदगी की फर्राटे भरती गाड़ी, इशारों पर नाचती मशीनें, जिंदगी की रगें काटने को तैयार बैठी हैं और मुंतजिर हैं एक गलती की। कब रगों से खून टपके और जिस्म से रूह परवाज कर ले। ऐसा करेगा तो मरेगा। बाबर साहब सड़क पर खड़े अपनी ऑफिस वैन का इंतजार कर रहे हैं। रोज इसी वक्त ऑफिस वैन आती और ये इसमें बैठते ही सबसे पहला जो काम करते वो होता इनका मनपसंद पान खाना, वो भी बड़े स्टाइल से। फिर साथ बैठे मुसाफिरों से पान की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिलाते। भाई वाह वाह, क्या पान है, वाह। एक मिनट जरा पान खा लो यार। नहीं भाई नहीं। वैन में जब सुल्तान साहब भी आ गए तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। और सुनाएं बाबर साहब, क्या कर रहे हैं? अभी तो पान खा रहे हैं। बाबर साहब की जिंदगी के ये लम्हे पान में इलायची की तरह थे। जा रहा हम चला रहे हैं तो चल रहा है। ये हमारे फात भाई हैं, ये भी आजकल ऑफिस इसी गाड़ी में जाते हैं हमारे साथ। क्या चलो अच्छा है, तुमसे रोज मुलाकात रहेगी जी। तुम भी उधर ही उतरते हो क्या हमारी साइड पे? जी हाँ। सुल्तान साहब ने वैन में बैठे फहद का तारुफ बाबर साहब से करवाया कि आज से इसी वैन में जाएंगे। बाबर साहब खुश हो गए। चलो अच्छा है, सफर अच्छा कटेगा, खूब सोबत रहेगी हमारी। बाबर साहब पान की पेशकश करने में बहुत दरिया दिल थे, मगर वैन में इनके अलावा हर शख्स इस शौक से महरूम था। फहद से पूछा गया कि मियाँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जवाब मिलने पर वही बात, गुजारा कैसे होता होगा। बात करते करते बाबर साहब ने खिड़की से मुंह बाहर निकाला और मुंह से पान की पीक बाहर थूक दी। अब पढ़े लिखे हैं ना ये। बात भी है, मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों का गुजारा कैसे होता है। तो तुम्हारा तो 300 रुपए तो खर्चा होगा रोज का, तो तुम कैसा गुजारा कर लोगे 8,000 में? बस बहुत मुश्किल है, इस दौर के हिसाब से इतना मुश्किल हो गया कि बस क्या बताएं अब किसी को। एक मिनट पान तो कुछ देर बाद बाबर साहब ने दोबारा पान की पीक थूकने के लिए खिड़की से मुंह बाहर निकाला और फिर भरपूर तरीके से पीके पीछे बाइक पर आने वाला नौजवान इनके इस तोहफे से महरूम हो गया। अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? अबे हम तो इधर भी बहुत है। वो पूरे अंदर देगा, तुझे इंसानी मशीन होना चाहिए था। वरना कपड़े ऐसे रंगीन होते कि पूरी मार्केट में भी इस जैसे ना मिलते। नौजवान के कपड़े तो लाल नहीं हुए, मगर वो गुस्से से लाल हो गया। मुंह से फूल झाड़ने लगा चाचा के लिए। तेरे को हड्डी मिल जाएगी तो चुप हो जाएगा। इंसानी मशीन होना चाहिए था। चाचा यानी बाबर साहब, नजर नहीं आता चाचा? कपड़े गंदे हो जाते तो कौन धोता? मैं तेरे जैसे बहुत देखे। साथ ही नौजवान ने धमकी दे दी कि वैन से बाहर आओ तो बताता हूँ। अबे हम भी जवान थे पागल। बाबर साहब भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के आदी थे। आ गए अपनी जवानी की बातों पर। नौजवान के तो जैसे चाबी लग गई थी। शक्ल वाले, मुझे तो तुझे देख के कड़क डबल रोटी आ गई। आपने कहा मेरे वो मैं अकड़ देख मेरी, वो मैं कलम खा के आया हूँ, तू सूप में पीता, मैं ऐसी खाता हूँ। अबे अकड़ देख, अबे पीछे पटरा बांधा हुआ है मैंने, बाहर तेरा हाथ टूट जाएगा। चुप ही नहीं हो रहा था, ऐसी ऐसी तशबीहात दे रहा था कि सुनने वाले को हंसी भी आए और गुस्सा भी। आगे हाँ आगे, मैं बताता हूँ तुझे। वो जूसर मशीन की शक्ल वाले, वो चुप कर, पहले तेरे मुंह में किन्नू रखूंगा, सर दबाऊंगा, नाक से जूस आ जाएगा। ये भी कोई बात है कि चाचा तुम्हारा मुंह जूसर मशीन की तरह है। मुंह में कीनू रखो, सर दबाओ तो नाक से जूस निकलेगा। क्या बेकार की बात है। मगर साहब मौका तो बाबर साहब ने ही फराहम किया था इस नौजवान को।
बाबर साहब आहिस्ता आहिस्ता जोश में आने लगे और पहले तो खिड़की से हाथ और सर ही बाहर निकाला हुआ था, अब तकरीबन आधा धड़ बाहर निकाल लिया। नौजवान इन्हें छेड़े जा रहा था और वो अब गुस्से से भरते जा रहे थे। इसी दौरान नौजवान ने सामने सड़क पर रखे जेरे तामीर फ्लाईओवर के साइड पैनल देखकर मार तेरा हाथ टूट जाएगा। बाइक दूसरी तरफ मोड़ ली। बाबर साहब को संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो इन पैनल्स में लगे सरियों से टकरा गए। पान की पीक से बाबर साहब सड़क लाल करते आ रहे थे। बाबर साहब के मुंह में पान तो था मगर जिस्म में जान न थी। भाई ये जो हमारा सर है, ये जो खोपड़ी या स्कल है, इसमें जो ब्रेन है भेजा है, ये बड़े काम करता है। यानी कि आज अगर हम बात करें इसकी कि जी आगे सेरिब्रम, कहीं सेरिबेलम, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड, इसके बड़े हिस्से हैं और ये तो बड़े बड़े हिस्सों के मैं नाम ले रहा हूँ। फिर इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, यानी कि वो सेंटर भी जिसकी वजह से हम देखते हैं, वो सेंटर भी जिसकी वजह से हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम बोलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, याद रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। इन्हीं में वो सेंटर्स भी हैं जिनकी वजह से हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है। अगर सर पर चोट लगे जैसे कि बाबर साहब को लगी, तो फिर अंदर उस चोट की वजह से नुकसान का होना, अंदर खून का बहना, उसका प्रेशर डेवलप होना और उसकी वजह से ब्रेन का काम मुतासर होना और आखिर में खून का बहना। बाबर साहब की इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर मौत हुई। लेकिन यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जी कुछ लोग हवाओं से भी लड़ते हैं, गाड़ियों से बाहर निकल कर लड़ते हैं। क्या करते हैं साहब, ट्रेन और बसों में साफ साफ लिखा होता है जिस्म का कोई हिस्सा खिड़की से बाहर ना निकालें, मान लीजिए, वरना मरेगा। दफ्तर कोई भी हो, किसी भी शोबे का हो, काम करते करते इंसान पर सुस्ती छाने लगती है। यकसानियत से बोरियत हो जाती है। ऐसे में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, लतीफे काम के दबाव को कम करने में मुआविन साबित होते हैं। मुश्ताक, वकार और उस्मान एक ही दफ्तर में काम करते हैं और सारा दिन कंप्यूटर के साथ मगजमारी करते रहते हैं। वकार की कोशिश होती है कि किसी भी तरह हंस खेल कर वक्त गुजारा जाए ताकि काम की टेंशन हावी ना हो जाए एक दूसरे पर। कमरे में गूंजने वाली कीबोर्ड की टिक टिक में आखिर वकार ने ही लबकुशाई की। हाँ जी मुशी भाई, क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ यार। भाई लेट क्यों हुआ आज? अरे यार क्या करूं। मुशी भाई से पूछा कि आज देर से क्यों आए, तो मुशी भाई का जवाब था कि बस क्या बताऊं तुम्हें, असल में होता यही है साहब, दफ्तर लेट आने वालों के लिए बताने के लिए कुछ होता ही नहीं, तो फिर क्या बताएंगे। गुफ्तगू का रुख उस्मान की तरफ हो गया। यार काम कर लिया करो, जब देखो फारिग बैठे रहे तो दोनों, घर में कोई सुनता नहीं है तुम लोगों की। शादी वादी मुझे लग रहा है इसको कोई जरूरत नहीं है। खामोश जिंदगी भाई, ये जिंदगी से बेजार लोग होते हैं ना। जो मुसलसल काम में ही मसरूफ था, वकार ने छेड़ा कि भाई ये कहाँ देखेंगे हमारी तरफ, ये तो इस इन्हिमाक से काम करते हैं जैसे गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हों। भाई बुरा तो नहीं मान रहे ना सर, बुरा तो नहीं मान रहे ना आप? उस्मान ने इनसे काम पर तवज्जो देने का कहा कि काम किया करो, यही बातें करते रहते हो, लगता है घर में तुम्हारी कोई भी नहीं सुनता। वकार ने उस्मान से पूछा कि पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा है, आप चलेंगे क्या? हाँ यार, हमारी पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा है सर जी, चलेंगे आप? मेरी और तुम्हारी कैटेगरी में बहुत फर्क है। उफ, कैटेगरी। उस्मान ने जवाब में अपनी और इनकी कैटेगरी के फर्क को वाजे कर दिया। वकार और मुश्ताक तो ये सुनकर और ज्यादा लुत्फानंदोज हुए। वकार ने आखिर उस्मान से कह ही दिया कि जब तक तुमसे थोड़ी बहुत छेड़खानी ना की जाए ना, मुझे मजा नहीं आता। क्या कह रहे हो तुम? ऑफिस में ही करना होता है, घर में कर लिया करो, ऑफिस आगे क्यों करते? वो जो बात है ना, उसने तक लड़ू ना यार तुमसे मैं रोज आके, दिन नहीं गुजरता।
बिल्कुल भी दिन नहीं गुजरता जब तक तुमसे मैं लड़ूं ना आके। गर्लफ्रेंड है भाई ये मेरी। मुश्ताक और वकार किसी काम से जाने के लिए कमरे से निकले तो उस्मान ने दिल की भड़ास निकाल ली कि इन्हें तो कोई काम ही नहीं है सिवाय बातों के। फारिग बैठे रहते हैं, घर में कोई काम है नहीं, ऑफिस में आके दिमाग खराब करते रहते हैं। वकार और मुश्ताक लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे, मगर शायद लिफ्ट खराब थी क्योंकि दरवाजा तो खुल गया था। मुझे लिफ्ट नहीं है यार। मगर लिफ्ट नीचे ही मौजूद थी। ये तो खैर हुई कि इन्होंने कदम रखने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान उस्मान भी बाहर आ गया। इसने लिफ्ट का दरवाजा खुला देखा तो तमाम लोगों की तरह दरवाजा बंद होने से पहले ही लिफ्ट में दाखिल होने की कोशिश में भागता हुआ वहां तक पहुंचा। वो इतनी तेजी में था कि वकार और मुश्ताक की बात भी नहीं सुन सका कि अभी लिफ्ट नहीं आई है। इसने अंदर कदम रखा और यही कदम इसे मौत की वादी में ले गया। ओहो, जल्दी करें कैमरामैन साहब, क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब जल्दी करें, टाइम नहीं है, अभी दूसरे काम पर भी जाना है। अब एक तो ये लोग मेरे साथ ताउन नहीं करते, होता है ना दफ्तरों में, ये एक दूसरे से शिकायत होती है, ये मेरे साथ ताउन नहीं करता, मैं उसके साथ ताउन नहीं करता, ये उसका मजाक उड़ाता, वो मेरा मजाक उड़ाता, इन दोनों का गैंग है, इन दोनों की लॉबी है। ये सारे सिलसिले दफातर में चलते हैं। लोग जल्दी भी क्या करते हैं और एक दूसरे से गलत फहमी और मजाक में कभी कभार ऐसी खिचड़ी बन जाती है जो सीरियस हो जाती है। इसी जल्दी में उस्मान साहब जो हैं, इन्होंने अपने साथियों की बात सुनी ही नहीं, चले गए लिफ्ट में। लिफ्ट तो आई ही नहीं थी जनाब। कभी कभार मशीनें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लिफ्ट के आए बगैर दरवाज़ा खुल जाता है। कई केसेस ऐसे हुए हैं। बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए। जब उस्मान साहब अंदर गए तो चूंकि लिफ्ट तो थी नहीं तो वो नीचे गिर गए। अब ये समझ नहीं आया कि उन्हें नीचे जाने की जल्दी थी या ऊपर जाने की। बहरहाल जाना चाहे वो नीचे चाहते हो, पहुंचे वो ऊपर। जब इंसान इस तरह लिफ्ट में जाकर गिरता है तो चूंकि उसमें लोहे की केबल्स, लोहे के और बहुत सारे नट बोल्ट और पुर्जे होते हैं जिनसे इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोट लगती है, जो उस्मान के साथ हुआ। और फिर एक मरतबा इनमें फंस जाने के बाद जो बहुत ज़्यादा सियाने होते हैं वो लिफ्ट को चलाकर इनको निकालने में इस तरह की मदद करते हैं कि मदद तो क्या हो, और ज़्यादा शर फैल जाता है। उस्मान साहब को फौरी तिब्बी इमदाद नहीं मिली, जिस्म के बहुत से हिस्सों में चोट लगी, खून भी बहा, फ्रैक्चर्स भी हुए और मौत वाक़ई हो गई। जनाब जल्दी का काम शैतान का, जल्दी करेगा तो मरेगा। आज तुम्हें मेरे कजन से प्रॉब्लम हो रही है, कल तुम्हें मेरी फ्रेंड से प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मेरे माँ बाप से प्रॉब्लम होगी। मैं सबको घर से बाहर निकाल दूँ? तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बताओ, तो तुम्हें दूसरे तरीके से फिर मैं समझाऊं? लड़की कितनी ही फैशन ज़दा क्यों ना हो, यूं अकेले खड़े होकर सड़क पर इंतजार करना इसके लिए बहुत भारी होता है। वजह हमारी मुआशरती सोच की पस्ती, यानी एहतराम सिर्फ उसी औरत के लिए है जो घर में है, बाकी किसी के लिए नहीं। मगर खवातीन को खुद भी ख्याल करना चाहिए। दुपट्टा तो लगता है अब सिर्फ अजायब घर में ही रखने के लिए रह गया है या किताबों रिवायतों तक महदूद हो गया है। तहमीना बार बार उबैद को कॉल किए जा रही है मगर वो रिसीव ही नहीं कर रहा। उबैद का इंतजार करते करते तहमीना के तासुरात में अब गुस्से का रंग भी शामिल हो रहा है। आखिर काफी देर बाद उबैद की गाड़ी आ ही गई। तहमीना ने सुख का सांस लिया और गाड़ी में बैठ गई। यार कितनी कॉल्स करती हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ कहती, उबैद ने उल्टा उसे सुना दिया कि तुम कितनी कॉल्स करती हो भाई। अब तहमीना ने भी इंतजार की कोफ्त और गुस्से को उबैद पर निकालना शुरू कर दिया। क्या हो गया? 2 तो बज रहे हैं, तुमने 2 बजे बुलाया था। मैंने 2 बजे का टाइम नहीं दिया था, फिर 1 बजे का टाइम दिया था। आप पूरा 1 घंटा लेट हो। यार तो क्या हो गया? मैंने तुम्हारा कितना कितना वेट करा, तुम भूल गई? तुम लड़के हो, तुम वेट कर सकते हो। सही है, क्या हो गया? अगर बंदा थोड़ा बहुत लेट हो गया तो क्या हो गया? तुम हमेशा लेट होते हो, पता नहीं कौन से रास्ते से आते हो तुम। हमेशा लेट होता हूँ। उबैद को इस बात का एहसास ही नहीं था कि इसने तहमीना को 1 घंटा सड़क पर इंतजार करवाया है। ये तो इसे कह रहा है कि मैं भी तो तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहता था। जवाब में तहमीना की बात वजनी थी कि तुम लड़के हो,
मगर उबैद तो अपनी गलती मान ही नहीं रहा। तो फिर उसे क्यों मतलब क्यों बुलाते तुम घर पे? मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें किसी चीज का मना करूं। लहजों की आंच बढ़ती जा रही थी। ये दोनों अभी सिर्फ दोस्त ही थे, मगर उबैद ने तहमीना की जिंदगी पर हक जताना शुरू कर दिया था। इस पर पाबंदी लगा रहा था कि अपने कजन से क्या, जिन जिन से मैं मना करूंगा तुम नहीं मिलोगी। तहमीना ने बताया भी कि उसका कजन बचपन से आ रहा है घर में और आता रहेगा। मसला क्या है? वो बचपन से मेरे घर पे आ रहा है, हमारा खून का रिश्ता है, भाइयों जैसा है वो मेरा। क्या हो गया तुम्हें? बस तुम अपने कजन से नहीं मिलोगी और जिससे मैं मना करूंगा वो तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। मसला असल में ये था कि उबैद अपने अलावा किसी भी लड़के को तहमीना के साथ और उसे देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वाह मियाँ उबैद, जिस सड़क पर तुमने तहमीना को 1 घंटा इंतजार के लिए सड़ाया, वहाँ तो मर्दों का दाखला ममनू था ना। जैसे आज तुम्हें मेरे कजन से प्रॉब्लम हो रही है, कल तुम्हें मेरी फ्रेंड से प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मेरे माँ बाप से प्रॉब्लम होगी। मैं सबको घर से बाहर निकाल दूं? तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मुझे बताओ। नहीं आ रही मुझे समझ में। तो तुम्हें दूसरे तरीके से फिर मैं समझाऊं? अरे देख के तो चलाओ। सीधी बात करो ना, उल्टी सीधी बातें करोगी तो मेरा तो माइंड होगा ना इधर उधर, तुम्हारी तरफ लगा हुआ है। तुम मेरी बातें सुनती हो नहीं और फिर तुम रोड पे देखकर चलाओ। झगड़े में उबैद को ये भी ख्याल नहीं आया कि वो ड्राइव कर रहा है और बेध्यानी में कोई हादसा भी हो सकता है। तहमीना भी उबैद के बेजा हक जताने और पाबंदियां लगाने पर चुप न रह सकी। कह दिया उबैद से कि तुम साइको हो, साइको। एक दफा तुम्हें समझाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। क्या मतलब दूसरा तरीका? हाँ, क्या करोगे तुम मेरे साथ? अब ये नौबत आ गई कि तुम मुझसे इस तरह से बात किया करोगे। सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब नहीं, तुम साइको हो। सलीम अपने दफ्तर की वैन लेकर किसी काम से निकला हुआ था कि वैन चलते चलते बंद हो गई। शिट, फिर बंद हो गई यार ये गाड़ी। सलीम वैन से उतरा और परेशान हो गया कि ये तो फिर खराब हो गई। फोन मिला के दे। हेलो सर, ये गाड़ी बंद हो गई है फिर से। जी मैं खुद देख लूं? मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ, कोई होता है तो, वरना मैं खुद करता हूँ। चलें ठीक है, ओके। अपने दफ्तर फोन किया और गाड़ी खराब होने का बताया। फोन पर बात करने के बाद इसने वैन की खराबी खुद तलाश और ठीक करने का इरादा किया। लेट गया जमीन पर और वैन के निचले हिस्से में खराबी तलाश करने लगा। गाड़ी रोको। तुम्हें उतरना है ना, उतरो। दूसरी तरफ उबैद और तहमीना के दरमियान झगड़ा इस हद तक बढ़ चुका था कि तहमीना गाड़ी रुकवाकर उतरने का इरादा कर चुकी थी। उबैद तो इसे चलती गाड़ी से ही उतरने का कह रहा है। तहमीना ने तय कर लिया कि आज गाड़ी से उतरने के बाद इन दोनों का ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उबैद ने भी धमकी दे दी कि मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। उबैद भूल गया था कि वो गाड़ी चला रहा है। इसी भूल में लड़ते लड़ते इसने गाड़ी सड़क पर लेटे सलीम के पेट पर से गुजार दी। वैन की खराबी ठीक करने वाला सलीम उबैद और तहमीना के झगड़े की नजर हो चुका था। कुदरत का निज़ाम देखिए कि हम जो चीज़ें खाते पीते हैं, जब वो अंदर चली जाती हैं जिस्म के मैदे के बाद आंतों में, तो फिर क्या कुछ बनकर बाहर निकलती हैं। यानी कि जिस्म में हर किस्म की चीज़ की अपनी जगह है। सीने के बाद नीचे जो एब्डोमेन है उसमें हमारा मैदा भी है, आंतें भी हैं, जिगर भी है, स्प्लीन भी है, गुर्दे भी हैं। इनमें कुछ का काम हाजमे का है, कुछ का काम इस ग़िज़ाइयत को जज़्ब करने का है। कोई जिस्म की लैब है तो कहीं पर खून के साथ को मामला हो रहा है, कहीं पर खून को फ़िल्टर किया जा रहा है। इन सब को अल्लाह ने एक जगह पर बंद तो ज़रूर रखा है, लेकिन ये अंदर अलग अलग हैं। एक दूसरे के साथ मिलना इनका ठीक नहीं है। जब सलीम साहब के जिस्म पर से पेट यानी एब्डोमेन पे से गाड़ी गुजर गई तो न सिर्फ एब्डोमेन और नीचे पेल्विस, इसके हिस्से बिल्कुल पिचक कर रह गए, अंदर तबाह बर्बाद हो गए। उन चीज़ों को जिनको के आपस में नहीं मिलना चाहिए था वो सब शीरो शकर हो गई। खून अंदर भी बहा, बाहर भी बहा और इनकी मौत वाक़ई हो गई। सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ पुलिस वाले 2-2 हाथ उठाकर जब रोकते हैं तो गाड़ी नहीं रुकती, लाल सिग्नल देखकर नहीं रुकती जी, किसी के लिए नहीं रुकती। तो अगर सलीम जैसा कोई शख्स गाड़ी के नीचे काम कर रहा हो तो उसको कौन देखेगा और कौन रुकेगा?
मुहतात रहिए वरना मरेगा। पूरे काम पूरे कर दें और मर्द चाहते हैं कि वो आराम करें। शाहिद की आज छुट्टी थी। भाभी, भाभी कब चाय तो पिला दे। चाय मैं बना देती हूँ, सही है। इसे चाय की तलब हुई तो भाभी से चाय बनाने की फरमाइश कर दी। भाभी ने भी इनकार नहीं किया, मगर शाहिद से कहा कि आज छुट्टी है तुम्हारी तो घर में कितने दिन से बिजली का काम होना बाकी है, वो पूरा करवा दो। शाहिद समझ रहा था कि भाई ने काम करवा दिया होगा, मगर ऐसा नहीं था। भाभी ने जब महसूस किया कि बिजली का काम तो शायद ना हो पाए, इसीलिए इन्होंने शाहिद से कारपेंटर लाकर पर्दे वगैरह लगवाने का कहा। काम हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो। शाहिद तो आराम के मूड में था, मगर भाभी ने भी अल्टीमेटम दे दिया और फिर चाय भी तो पीनी थी, लिहाजा शाहिद ने हामी भर ली। शाहिद कमरे में लेटे अपने भतीजे जव्वाद के पास गया, जो बिस्तर पर लेटा फोन पर गेम खेल रहा था। चलो जल्दी से खड़े हो, देख टाइम दे दो क्या? अच्छा खड़े हो तो चलो जल्दी से मुँह हाथ दो। गेम वो भी शाहिद के मोबाइल पर। बच्चों पर वैसे पाबंदी लगाना चाहिए कि हर किसी का मोबाइल ना उठा लिया करें। शाहिद के कुछ पर्सनल पैगामात थे इसमें और वो घबरा रहा था कि कहीं जव्वाद न पढ़ ले। जव्वाद तो किसी तौर मोबाइल देने पर तैयार न था। शाहिद ने कहा भी कि किसी का फोन आ जाएगा, मगर जब बच्चों को गेम खेलने का चस्का पड़ जाए ना, तो वो कहाँ सुनते हैं किसी की। आखिरी हरबे के तौर पर शाहिद ने कहा कि बैटरी चार्ज नहीं है, मगर इसकी ये तरकीब भी न चली। जव्वाद ने फोन नहीं दिया। इसी दौरान दरवाजे पर कोई आ गया तो शाहिद दरवाजा खोलने चल दिया। कारपेंटर आया था। एक यहाँ पे देख लो, रेलिंग वगैरह लगानी है। एक यहाँ पे पर्दों की लगानी है, ठीक है, 2 ऊपर लगानी है और एक यहाँ पे लगानी, देखो यहाँ पे। शाहिद ने इसे वो खिड़कियाँ और दरवाजे दिखा दिए और बता दिए जिन पर पर्दे लगाने थे। अच्छा स्टूल लाता हूँ मैं, हाँ बेंच लाता हूँ, मैं लाता हूँ। कारपेंटर ने शाहिद से कहा कि वो उसे कोई स्टूल वगैरह ला दे। शाहिद ने अंदर से एक टूटा हुआ स्टूल लाकर रख दिया कि काम चल जाएगा। ये ले यार, मैं जल्दी से स्टार्ट कर दे यार काम। कारपेंटर ने पैमाइश वगैरह करके अपना काम शुरू कर दिया। एक गिलास पानी तो पिला दो। किचन आपके सामने, आप खुद जाके पी और मैं अपना गेम खेल लूं। काम करते करते उसने जव्वाद से पानी पिलाने का कहा तो जव्वाद ने उसे किचन से खुद ही पानी पीने का कह दिया ताकि इसका गेम खराब ना हो। यार पिला दो यार, मेहरबानी होगी आपकी। कारपेंटर ने कई बार इससे पानी पिलाने का कहा, मगर जव्वाद के कान पर जूं तक न रेंगी। कारपेंटर अपने काम में मसरूफ रहा, लकड़ियों में कीलें लगाता रहा, रंदा फेर कर लकड़ियों को हमवार करता रहा। हिलते जुलते स्टूल पर चढ़ा के दरवाजे पर लकड़ी लगाकर बाकी काम करे। इसी दौरान शाहिद ने दूसरे कमरे से जवाद को आवाज दी। जवाद का गेम शायद खत्म हो गया था। वो उठकर बाहर गया। जाते जाते वो स्टूल से टकराया। स्टूल का तवाजुन बिगड़ा, कारपेंटर नीचे गिरा। जिस लकड़ी में उसने कील लगाई हुई थी, वही कील इसकी गर्दन के आर पार हो गई। जनाब, इंसानी जिस्म में जो लाल रंग का लिक्विड है, खून, बड़ी अहम चीज़ है। इसमें पानी भी मौजूद है। इस पानी में ग़िज़ाइयत भी होती है, यानी कि वो ग़िज़ाइयत जो हमें खाने पीने से हासिल होती है। जैसे कि हम प्रोटीन्स खाते हैं, उससे अमाइनो एसिड्स, हम फैट्स खाते हैं, उसके फैटी एसिड्स, ग्लूकोज है। इसके अलावा इस खून में ऑक्सीजन भी सफ़र करती है एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं, RBCs, उनकी वजह से, उसके हीमोग्लोबिन में। ये सेल्स एक तरफ, फिर खून में
WBCs भी होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी कि हमारे जिस्म में दिफा के लिए मौजूद पुलिस या फौज का निज़ाम। अगर कहीं पर कट लग जाए, खून बहना शुरू हो जाए, तो इस खून को जमाने के लिए प्लेटलेट्स भी इसी खून में होते हैं। फिर जिस्म में मुख्तलिफ पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स भी इस खून में सफ़र करते हैं। इसके अलावा भी इस खून के कई काम हैं, यानी कि जिस्म में गर्दिश करता रहता है और जिस्म के तमाम तर खलियों को ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, ग़िज़ाइयत भी पहुंचाता है। अब जो कचरा जिस्म के मुख्तलिफ खलियों में बनता है वो भी इसी खून में सफ़र करता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मिसाल के तौर पर फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, और कुछ ऐसा फुजला, ऐसी गंद होती है जो कि किडनी के रास्ते पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। इतना अहम है ये खून। अगर ये खून बह जाए तो जिस्म में ऐसे निज़ाम हैं कि इसका बहना रुक जाता है, लेकिन कभी कभार चोट ऐसी होती है, खून इतना बह जाता है कि फिर इंसानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती। कारपेंटर साहब के साथ भी यही हुआ, और ये जख्म, ये चोट लगी भी कहाँ पर? गर्दन, जो कि इतनी सी जगह में खाने की नली, सांस की नली, खून, नर्व्स, पीछे स्पाइनल कॉर्ड, मोहरे, इतनी तंग जगह में इतना कुछ होता है कि वहाँ पर चोट लग जाए। और जिस तरह इनके साथ हुआ, खून बह गया। जनाब, ऐसा कोई भी काम करें जिसमें आपके जिस्म का ताल्लुक किसी भी नोकीली चीज़ से हो, खुसूसी एहतियात कीजिए, वरना मरेगा। इंसानी जिंदगी की लड़ी में खुशी और गम दोनों के ही मोती होते हैं। बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे की खुशियां और दुख भी उम्र के उसी हिस्से से मुताल्लिक होते हैं। जवानी की सबसे बड़ी खुशी शादी का बंधन कही जाती है। शादी न सिर्फ लड़के लड़की के लिए मुसर्रत का बाइस होती है, बल्कि दोनों खानदानों के हर फर्द के लिए भी बहुत अहम होती है। अमजद साहब की बेटी का रिश्ता पक्का हो चुका है और आज लड़के वाले तारीख तय करने इनके घर में मौजूद हैं। बातें हो रही हैं फैशन की, रस्मों की, शादी से जुड़े दीगर उमूर की। आखिर तारीख तय हो गई। दोनों अतराफ से ये भी फैसला हो गया कि शादी और वलीमे में कितने कितने अफराद शिरकत करेंगे। लड़के वाले तारीख तय करने के बाद मुबारकबाद देते हुए वापस चल दिए। अमजद साहब बेगम से शादी के मामलात पर ही बात कर रहे थे कि राजू की कॉल आ गई। क्या हो रही है? क्या बात है? जानते नहीं हो क्या हो रही है? ये शादी किससे पूछ के हो रही है? तुम कुछ अकल से काम लो। मेरी बच्ची की शादी है और मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हर मोहल्ले में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते सिवाय इश्क करने के, वो भी यकतरफा। राजू उन्हीं में से एक था। हमारी बेटी की शादी हो रही है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, किस वजह से शादी कर रहे हो तुम? अमजद साहब की बेटी उसे पसंद थी और ये उसे अपनी जागीर समझता था। सब रिपोर्टें थी इसके पास कि शादी की बातचीत चल रही है। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी कोई बदमाशी जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसने अमजद साहब को खबरदार कर दिया कि अगर इसकी शादी कहीं और हुई तो वो ऐसा खेल खेलेगा जिसमें कई जाने जा सकती हैं। तो ठीक है, फिर जो तुमसे होता है तुम करो, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जो आ रहा है ना दूल्हा, उसकी भी लाश जाएगी और तुम्हारी भी। देखता हूँ कैसे होती है ये शादी। आइंदा से मुझे कॉल नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अमजद साहब राजू की बातों से खौफजदा नहीं थे, वो उसे महज गीदड़ भपकी समझे। आज जो तुमसे होता है कर लो, मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, बस। राजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि दूल्हा आएगा तो, मगर उसकी लाश वापस जाएगी। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। धमकी देने के बाद राजू ने अपने साथी से भी कह दिया कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, देखना मैं करता क्या हूँ। फुल लफंगा चल रहा है ये राजू। शादी का दिन आ ही गया। अमजद साहब की बेटी दुल्हन बन गई। खानदान की सब खवातीन इसके साथ साथ थी।
कजन्स ने शादी को यादगार बनाने के लिए खूब हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। गानों की धुनों पर रक्स भरपूर किया जा रहा था। इन लड़कों का मकसद ये भी होता है कि तकरीब में आई हुई लड़कियों को मुतासिर करके अपनी अपनी जिंदगी का दूसरा पहिया भी ढूंढ लिया जाए। अक्सर इस कोशिश में इंतहाई भौंडे तरीके से नाचने लगते हैं। देखिए, यहाँ भी यही हो रहा है। खूब रौनक लगी हुई है। आखिर बारात भी आ ही गई। दूल्हा मियाँ के वालिद तो कानों तक बाछें खिलाए मोनालिसा की मुस्कुराहट को मात दे रहे हैं। दूल्हा मियाँ के दिल में भी लड्डू फूट रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, बारात आ गई है। अमजद साहब ने आकर खवातीन को बारात की आमद की इत्तिला दी। अभी सब लोग बारात के इस्तकबाल के लिए बाहर ही जा रहे थे कि फायरिंग की आवाज से सब चौंक गए। खैरियत की दुआ करते हुए बाहर की तरफ भागे। बाहर दूल्हा सड़क पर बेजान पड़ा था और कुछ लम्हों पहले जिन चेहरों पर खुशियों की मुस्कान थी, अब वही मुस्कान आंसुओं में ढल चुकी थी। दूल्हा मर चुका था। क्या इसे राजू ने मारा? अम्मी, आपका एक इकलौता बेटा है और ये शादी करनी है आप? ये बाराती लाई है, न गाड़ी सजाई न कुछ है। जिस वक्त बारात अमजद साहब के घर पहुंची तो दूल्हा ने वालिदैन से शिकवा किया कि अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी सादगी से क्यों की, गाड़ी भी नहीं सजाई। माँ ने उसे समझाया कि शहर के हालात की वजह से ऐसा नहीं किया कि कहीं कोई पीछे न लग जाए। कल अपने ऑफिस वालों को क्या मैं दिखाऊंगा? चलो चलो, गुस्सा मत करो, आइंदा चलो और खुशियाँ आएंगी, उसमें फिर तुम अपनी मर्जी से कर ले। हमने दूसरी खुशी में मेरी शादी तो नहीं होगी ना? बाप ने भी समझाया, मगर दूल्हा मियाँ को अपनी शादी का ये इंतजाम पसंद न आया। इन्हें फिक्र थी कि लोगों की बातों का सामना कैसे करेंगे। तू जो है ना, टेंशन नहीं ले, तेरी शादी भी यादगार बनेगी, समझे? देगा फुल लोड है, ये ऐसा होता है दोस्त। साथ बैठे दोस्त ने उसे इत्मीनान दिलाया कि अभी बनाते हैं तुम्हारी शादी को यादगार। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, बारात आ गई है, उठ जाए। चलें दूल्हा के इस्तकबाल के लिए। गाड़ी से बाहर आते ही इसके दोस्त ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तो ये था इसका प्लान शादी यादगार बनाने का। फायरिंग जारी थी कि एक गोली पिस्तौल में फंस गई। फायरिंग करने वाले ने फंसी हुई गोली निकालने की कोशिश की। इसी कोशिश में गोली पिस्तौल से आजाद हो गई और दूल्हा मियाँ को भी जिंदगी से आजाद कर दिया। गाड़ी निकालो। जनाब, तारीख उठाकर देख लें, तब से लेकर अब तक अगर किसी का शिकार करना हो, किसी को मारना हो, तो कोई छुरी, चाकू, भाला, नेजा, तीर यानी कि नोकीली चीज का इस्तेमाल किया जाता है, या धार वाली चीज का। नोकीली चीज जाकर इंसानी जिस्म को लगती है या धार वाली चीज इंसानी जिस्म को काट देती है। अब देखना ये पड़ता है कि जो नोकीली चीज या धार वाली चीज है उसने जख्म कहाँ पर पहुंचा और कितना गहरा पहुंचा है। क्या इंसानी जिस्म के अंदर आज़ा को नुकसान पहुंचा? क्या खून बहा और बहा तो कितना बहा? यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि आज का मॉडर्न जमाना जो है वो गोली का है, बंदूक का है, राइफल का है। ये जो बुलेट होती तो छोटी सी है। इसमें एक हॉल के अंदर बारूद होता है और जब इस बारूद में धमाका होता है तो इसमें बहुत सारी गैसेस बनती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। बहरहाल एक मरतबा जब ये धमाका होता है तो इसकी वजह से इस गोली का अगला हिस्सा जो बुलेट है वो बड़ी तेज रफ्तारी और ताकत से गोल घूमता हुआ इस नाल से बाहर निकलता है। जाकर जब ये हदफ पर लगता है, मिसाल के तौर पर इंसानी जिस्म पर, तो बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इस गोली का लगना, अंदर घुसना और जिस्म का आर पार हो जाना, रास्ते में चीजों को तबाह बर्बाद करना एक बात। दूसरा, इसके गुजरते हुए इसकी जो तवानाई है इसका इर्द गिर्द में भी जज्ब होना और उससे भी इंसानी जिस्म को अंदर नुकसान पहुंचना। खून बह जाता है और अगर ज्यादा खून बह जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। दूल्हा साहब को तो गोली लगी कहाँ? सर पर, हेडक्वार्टर पर। बचना मुश्किल था, उनकी मौत वाक़ई हो गई। गोली शिकार के लिए आजाद हुई है। अगर इससे जश्न मनाएगा तो कोई शिकार हो जाएगा, मतलब मरेगा।